हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन बिहार जीविका के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में 8वीं प्रैक्टिस सेट है हमारी। ठीक है, आपको पता ही है कि 8वीं प्रैक्टिस सेट है, सुबह की जो आपकी क्लास हुई है उसी पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। मैं बता दूं कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ डाउट्स हैं क्लासेस को लेकर, तो मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए कि क्या इसमें चेंजेस किया जाए। मुझे लग रहा है ना कि क्लासेस जो है थोड़ी सी बोरिंग हो रही हैं। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ फिर भी मुझे लग रहा है कि क्लासेस जो है ना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का चल रहा है। वो जो क्लास को अटेंड करते टाइम या मैं खुद पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी फील हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बोरिंग है ये। क्या आप लोगों को लगता है कि क्लास बोरिंग है? क्योंकि हो सकता है, देखिए आपको भी पता है कि स्टडी जो है एक लंबा समय लेती है, पढ़ाई जो क्या है एक लंबा समय लेती है और बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस भी इस टाइम पे रहता है। ठीक है, चीज़ों को याद करना होता है, रिकॉल करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है और एक प्रेशर भी बना रहता है एग्ज़ाम का कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये बहुत सारी इश्यूज़ क्या होती हैं स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फैमिली प्रेशर भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो क्लास है वो थोड़ी सी बोरिंग है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कहीं बोरिंग तो नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे बोरिंग लग रही है ये तो मुझे पता है। ठीक है, एक मैं सजेशन चाहती हूँ कि आप लोगों को जो क्लासेस हो रही हैं, जैसे सब्जेक्ट नॉलेज की जो क्लास चल रही है, थियरी की जो क्लास है, उसमें मुझे लगता है कि मुझे ना जो उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसको याद कराने की ट्रिक लेकर आनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्लास है ना वो जैसे आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप इजीली रिकॉल करें। पढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि आपको याद रहने चाहिए, तब तक याद रहने चाहिए, कब तक? तो जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक तो रहना ही चाहिए। यानी एग्ज़ाम हम जो भी पढ़ते हैं उसका मतलब मेन फोकस यही होता है कि हमें एग्ज़ाम तक चीज़ें याद रहें, एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी वो सारी चीज़ें याद रहें। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या इस पर कोई ट्रिक लेकर आया जाए ताकि क्लासेस जो हुई हैं या जो हो रही हैं उसको आपको क्या रिकॉल करने में या जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप याद कर पा रहे हैं, या उस पर कोई ट्रिक लेकर आई जाए ताकि आप वो सारी चीज़ें याद रहे आपको। ठीक है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और क्लास बोरिंग है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आप भी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को क्लास बोरिंग लग रही है, कुछ ऐसे इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है तो मैं चेंज करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद आपको बोर करना नहीं है, चीज़ों को समझाना है, आपके दिमाग में जाना चाहिए और हैप्पीली जाना चाहिए, क्योंकि बर्डन नहीं बनाना है। बर्डन बना के क्या करना है? जब प्रेशर मेंटली प्रेशर ज़्यादा होगा तो चीज़ें जो दिमाग में है वो भी निकल जाएंगी। तो मुझे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना है ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपको जो मेन पॉइंट्स है, जो चीज़ें हैं वो याद रहें और अपना आप जो क्वेश्चंस करें वो राइट जवाब उसका देकर आएँ। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में। फ़िलहाल में तो इस बोरिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सामाजिक संगठन यानी सोशल मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको क्या करते हैं ना, इस क्लास को एक गेम की तरह लेके चलते हैं। जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है उसको एक गेम बना लेते हैं। ठीक है, और सबको गेम खेलना पसंद है, मुझे भी पसंद आता है गेम। ठीक है, हालांकि ये अदर गेम से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे और उसका आपको आंसर देना होगा। इसमें हम पॉइंट सेट करेंगे, जैसे आपको पता है कि इसमें 10 नंबर्स के प्रश्न हैं, तो इसमें हम पॉइंट सेट करेंगे और ये पॉइंट क्या करते हैं ना, हम वीकली सेट करते हैं। जैसे आपकी 5 जो क्लासेस होंगी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट की, उसमें क्या करते हैं, जैसे आपका 50 पॉइंट रखा जाएगा। ठीक है, अब पाँचों क्लास होने के बाद आपको क्या करना है, उसमें बताना है कि आपने कितने पॉइंट्स गेन किए। ठीक है, टोटल 5 क्लासों का आपको पॉइंट बताना है कि आपने कितने पॉइंट गेन किए। आप डेली का पॉइंट भी बता सकते हैं, जैसे ये पहली क्लास आई उसमें आपने 10 में से कितने पॉइंट गेन किए। फिर अगली जो क्लासेस है, या आप वीकली पूरे वीक में जाकर भी एक पॉइंट डिसाइड करेंगे कि बता सकेंगे। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे उस तरह से क्या करना है। फिलहाल में चलते हैं प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि सामाजिक संगठन यानी सोशल मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पुरुष समूहों का गठन करना। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी ऐसे केवल वाले प्रश्न आते हैं ना, जैसे केवल हो गया या सिर्फ हो गया, तो उन पे थोड़ा सा डाउट रहता है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाएं या कहीं पे भी जाएं तो उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है कि वो प्रश्न शायद गलत हो जाए। ज़्यादातर केसेस में ये गलत ही होता है, क्योंकि केवल जो क्या है ना एक पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आए और उसमें केवल हो तो काट दीजिएगा उस प्रश्न को, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें भी है तो इसको नहीं पढ़ते हैं। अब ये 2 पॉइंट को पढ़ते हैं, इस केवल वाले को काट देते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ 1% केसेस में क्या होता है, ये केवल वाले प्रश्न भी सही होते हैं। ठीक है, तो 1% केसेस में हम चेक भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में इसको काट देते हैं, इस 2 पॉइंट को काट देते हैं।
ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट बचे हैं, यानी 50-50 का खेल है आपके पास। आपने अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर दे दिया तो 50% चांस है कि आपका राइट जवाब हो, 50% चांस है कि रॉन्ग हो। ठीक है, तो 50-50 का खेल है यहाँ पे। अब आपको बताना है कि सामाजिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 2 पॉइंट कट चुके हैं। दूसरा पढ़ते हैं, गरीबों को अलग अलग रखकर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना। और तीसरा कह रहा है कि गरीबों को स्वयं सहायता समूहों जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे सामुदायिक संस्थानों में संगठित करना। तो ये आपको पता है कि जब हमने क्लास देखा था तो क्या उसमें गरीबों को जो स्वयं सहायता समूह अलग अलग रखा जाता है कि नहीं आप निम्न कोटि के गरीब है या आप थोड़ा सा उच्च कोटि के गरीब हैं, आपको अलग अलग रखा जाता है? नहीं। तो ये भी पॉइंट कट गया है। तो अब आपका जो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर जी वो सी है, इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे मैं फिर से कह रही हूँ कि जहाँ भी केवल प्रश्न आए उस पर डाउट होता है कि वो 99% चांस होता है कि वो गलत हो। ठीक है, 1% चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो सही भी हो जाए, तो उस 1% चांस पे भी हम फोकस करके रखेंगे। ठीक है, या सिर्फ वाले जो प्रश्न आते हैं ना कि केवल वाले या सिर्फ वाले, तो उस पर थोड़ा सा डाउट होता है कि वो प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो ऑप्शन ना जो सी है इसका राइट जवाब है। यहाँ पे बात करें कि सामाजिक संगठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को उनकी अपनी क्षमताओं को पहचानने और सामूहिक रूप से गरीबी से बाहर निकालने के लिए सशक्त बनाता है। स्वयं सहायता समूह और अन्य सामुदायिक आधारित संगठनों के निर्माण से ये शुरू होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्था निर्माण यानी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में सामुदायिक आधारित संगठनों यानी सीबीओज की पदानुक्रमिक हैरारिकल संरचना क्या है। आपने हैरारिकल संरचना को देखा था कि 1 2 3 करके हमने जो संरचना देखी थी वो क्या है। अब इन तीनों में से आपको बताना, अगर आपको पहला दूसरा और तीसरा पता है तो आप इजीली कर जाएंगे। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पे ग्राम संगठन नहीं आता। ग्राम संगठन आपको पता है कि दूसरे संगठन पे आता है, ये काट देते हैं। तीसरे पे कौन आता है? क्लस्टर स्तर संघ आता है, पहले पे तो नहीं आता है। और जिला कार्यान्वयन ये तो है ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपका राइट जवाब होगा। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन। तो कितना ईजी है, अगर आपको चीज़ें 1 2 3 करके अगर आपको स्टेप याद है कि ग्राम संगठन आता है, फिर उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह आता है, उसके बाद ग्राम संगठन आता है, उसके बाद क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन आता है, तो आप पहले ऑप्शन को काट दे, पूरे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे करते हुए आप जब क्वेश्चन करें तो ऐसे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन आपके राइट चले जाएंगे। ठीक है, उसमें तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जो होती है ज़रूरत होती है। क्लास जब अटेंड करते हैं तो जो मेन पॉइंट होते हैं अगर हम उन पे फोकस रखें तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही ईजी होता है। कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही ईजी तरीके से निकाला जा सकता है, बशर्ते ये है कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपके सारे जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का ना एक मेन जो थियोरी होती है, या कहें कि एक मेन कैसे सक्सेस पाते हैं, तो उसका होता है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है। सारी चीज़ें पढ़ने के तरीके पे ही डिपेंड करती है। आप कैसे पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। यहाँ पे बात करें तो यह संरचना सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर गांव के स्तर के महासंघ और फिर शीर्ष स्तर के महासंघ तक जाती है और यह एक मजबूत और टिकाऊ संस्था का आधार बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय समावेशन। आप लोग साथ में प्रश्न करते हुए भी चलिए। ठीक है, भले ही आप रॉन्ग जवाब दीजिए राइट जवाब दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको पढ़िए, उसका जवाब कमेंट में डालिए कि आपने क्या जवाब दिया है, फिर मैच करिए कि आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। ठीक है, उन चीज़ों को देखिए। जैसे भी कोई प्रश्न आता है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि आप साथ में प्रैक्टिस करते हुए चले। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि हाँ इधर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई पढ़ा रहा है, बस नहीं। प्रैक्टिस सेट करने का मतलब होता है कि आपको खुद भी प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्लासेस में सम्मिलित होना पड़ेगा। आप ऐसा फील करिए कि आप अभी जहाँ पे भी हैं आप क्लास को अटेंड करें, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तभी जो आता है कि एक पढ़ाई का आनंद आता है। ठीक है, कह रहा है कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत कौन सी गतिविधि DAYNRLM का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी केवल वाले प्रश्न आए यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही केवल आए ना उसको काट देना, उसको पढ़ना ही नहीं है। पहले 1% चांस है, मैंने बोला कि 1% चांस है कि आपका जो एक सही हो, तो हम उस 1% के चक्कर में 99% चीज़ों को तो छोड़ नहीं सकते ना। तो ये 2 काट देते हैं पहले ही केवल के वजह से। अब पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर उन्हें छोटे बचत और ऋण की सुविधा प्रदान करना है। और तीसरा कह रहा है कि यह यहाँ पे भी केवल है, इसको भी काट दीजिए।
लीजिए आपका आंसर आ गया। यहाँ पे भी केवल है, यहाँ पे भी केवल है और यहाँ पे भी केवल है। इसको कट करते हैं और राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। बिना पढ़े भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। और 100% आपका जो जवाब होगा 100% राइट जवाब मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, हालांकि जो लेवल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट करके देगा, लेकिन सेम चीज़ें ही आपसे पूछेगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को अपने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, ताकि वह अपनी आजीविका गतिविधियों को बढ़ा सके और महंगे अनौपचारिक ऋण से बच सके। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि आजीविका संवर्धन यानी लिवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है। ध्यान रखना है कि आजीविका संवर्धन यानी आजीविका के साधन को यानी रोजगार के साधन बढ़ाने में क्या क्या शामिल है। तो अब इसका राइट जवाब देते हैं। यहाँ पे देखिए केवल यहाँ पे दिख रहा है, इसको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट कट कर दीजिए। इस ऑप्शन को भी नहीं पढ़ना है, इस ऑप्शन को भी नहीं पढ़ना है। दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रामीणों को शहर में जाकर आजीविका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, या कृषि, गैर कृषि, पशुपालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों का निर्माण और विस्तार करना। आपको पता है जो ग्राम संगठन है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, वो क्या करता है कि गाँव की ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए वहीं पे उनको रोजगार प्रदान करता है। तो उनको शहर जाने के लिए प्रोत्साहित तो करता ही नहीं है, तो इसमें कोई ये बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब है, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी पेपर होता है और कोई भी एग्जाम हो बहुत ही ईजिली तरीके से प्रश्न बनते हैं, बशर्ते आपके पढ़ने के, मैंने ऊपर भी बताया कि पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना समझते हैं, कैसे समझ रहे हैं और कैसे उसका जवाब दे रहे हैं। यह एक घटक ग्रामीण गरीबों की आय के स्रोतों को विविध और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है, जिससे वे जोखिमों का बेहतर प्रबंधन कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का क्या अर्थ है। DAYNRLM में यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये, इसमें अभिसरण का क्या मतलब है, ठीक है। तो अभिसरण का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है। अभिसरण का मतलब जो है उसमें अन्य इंस्टीट्यूशन को उनको अपने साथ लेके आना। तो यहाँ पे केवल है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ है, इसको हटा देते हैं। मैंने बताया केवल और सिर्फ वाले प्रश्न पे डाउट होता है कि वो गलत हो, ये हटा दिया। तो अब कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई समन्वय नहीं है। नहीं भाई, अभिसरण का इसमें तो पूछ ही नहीं रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय में कि केंद्र और राज्य के बीच कोई समन्वय है या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर जो सी है वैसे ही राइट होगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑप्शन बचा हुआ है वही आपका राइट जवाब होगा। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के बीच तालमेल और सहयोग स्थापित करना इसका अर्थ होता है, यानी अभिसरण का अर्थ होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब है। अभिसरण का उद्देश्य संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने और ग्रामीण गरीबों को विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों को एक साथ मिलाकर एक समग्र लाभ प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आई होप आपको आज की क्लास थोड़ी सी मतलब बोरिंग तो है, लेकिन उतनी बोरिंग नहीं लग रही होगी। मैं थोड़ा सा एंगेजमेंट बना के इसलिए चल रही हूँ आपके साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक आधारित संगठन के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह क्या है, ठीक है। क्या है स्वयं सहायता समूह, आपको बताना है कि सामुदायिक आधारित संगठन उसमें। तो यहाँ पे केवल है, इसको काट देते हैं, या इसमें भी केवल है, इसको भी काट देते हैं। 2 ऑप्शन बचे आपके पास। तीसरा कह रहा है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को एक छोटा स्वप्रबंधित समुदाय जो नियमित रूप से बचत करता है वो है, या एक सरकारी समिति जो ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण वितरित करे। तो आपको पता है कि स्वयं सहायता समूह से कोई सरकारी समिति नहीं है, ठीक है, कोई सरकार से जुड़ाव इसका नहीं है। तो ये भी प्रश्न, इसको भी कट कर देते हैं। तो अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, ये 3 ऑप्शन कट गए, आपके पास एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर जो सी, और यही आपका राइट जवाब है। जो ग्राम स्वयं सहायता समूह है वो क्या है, तो गरीब परिवार की महिलाओं को एक छोटा स्वप्रबंधित समूह जो नियमित रूप से बचत करता हो, ठीक है। बहुत ही इजी है प्रश्न को करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और मुझे जहाँ तक मैंने इसके एग्ज़ाम को देखा है, एनालाइज किया है, जो बिहार जीविका के पेपर वगैरह को जो, या इसमें जो सिलेबस दिया हुआ बहुत ही इजी है। सबसे आसान एग्ज़ाम जो है ना, मैंने अब तक का सबसे जो आसान एग्ज़ाम देखा है वो इसी को देखा है, ठीक है। स्वयं सहायता समूह इस मिशन पर की आधारशिला है। ये स्वप्रबंधित समूह है जो सदस्यों के बीच बचत और आंतरिक उधार को बढ़ावा देता है। आप कह सकते हैं कि कैसे सरल है, लेकिन मुझे पता आपने अदर एग्ज़ाम्स को नहीं देखा है,
वो कितने टफ लेवल के होते हैं और उनका जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है। इसमें तो बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से दिया हुआ है आपका सिलेबस, बहुत ही पार्ट वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है और बहुत ही आसान सिलेबस दिया हुआ है आपका, चाहे रीजनिंग का दिया हो, मैथ का दिया हो, सब्जेक्ट नॉलेज का हो, या जो आपका करंट अफेयर हो, सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। बस आपको उन चीज़ों को पढ़ना है, उन पर फोकस करना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। कह रहा है कि वित्तीय समावेशन के तहत स्वयं सहायता समूह सदस्यों को बैंक से जोड़ने का क्या लाभ है। तो पहला है, यह बैंकों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करता है। दूसरा, देखिए अगर जहाँ पे भी केवल है उसको तो काट देंगे, बाकी प्रश्नों को हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि बैंकों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना। स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने का क्या मतलब है, क्या उनको अधिक लाभ देना है या स्वयं सहायता समूह को सरकार से सीधे सब्सिडी प्रदान करने में सक्षम बन। तो सरकार से इसका कोई जुड़ाव नहीं होता है, इसको भी कट कर दीजिए। उन्हें कम ब्याज दरों पर बड़े ऋण प्राप्त करने की सुविधा देना है। तो उन्हें अब बैंकों से अधिक लाभ के लिए भी नहीं चुना जाता है, ठीक है, उनको बैंकों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि उनके जो ऋण मिले, यानी उनको अगर पैसा चाहिए, उधार चाहिए, ऋण चाहिए, तो उनको क्या करे कि कम ब्याज दर पर बैंक उनको ऋण उपलब्ध कराए। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी इसका भी राइट जवाब होगा, ठीक है। वित्तीय समावेशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने का जो लाभ है वो यह है कि उन्हें कम ब्याज दर पर बड़े ऋण प्राप्त करने की सुविधा देता है। बैंकों से जोड़ने से स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका गतिविधियों को शुरू करने या बढ़ाने के लिए औपचारिक और कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय समावेशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से बैंक जोड़ने का क्या लाभ है। सॉरी, लगता है 2 बार टाइप हो गया एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी है, यानी एक प्रश्न आपका इसमें कट ही गया, 9 प्रश्न हो गया, फिर तो डबल हो गया, कोई बात नहीं, ये वही है प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका संवर्धन घटक में कुशल मजदूरी रोजगार यानी स्किल्ड वेजेस एम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे केवल है, इसको काट देते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो केवल वाला है उसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि बिना किसी प्रशिक्षण के श्रम करना। अरे भाई, कुशल जब कह रहा है कि कुशल स्किल्ड चाहिए, वर्कर स्किल्ड वेजेस चाहिए, तो बिना प्रशिक्षण के यानी अकुशल की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको भी कट करते हैं। कह रहा है कि युवाओं को शहरों में नौकरी भेजना। यार यहाँ पे आजीविका संवर्धन का मतलब ही कह रहा है कि यहीं पे रोज़गार देना, यानी गाँव पे ही उनको रोज़गार प्रदान करना, उनको शहर भेजने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये भी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, आप बिना पढ़े भी इसको टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब होगा। कौशल प्रशिक्षण के बाद नौकरी प्राप्त करना जो एक निश्चित मजदूरी प्रदान करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। कौशल प्रशिक्षण के बाद स्पष्ट, यहाँ पे हो गया स्पष्टीकरण देखें तो यह घटक ग्रामीण युवाओं और गरीबों को बाजार की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करता है ताकि वे एक स्थिर आय वाला रोजगार प्राप्त कर सके। आपने देखा कि उसमें कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्था के निर्माण के तहत ग्राम संगठन की भूमिका पूछ रहा है, प्राथमिक भूमिका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे कानून वगैरह की तो बात ही नहीं होती, यहाँ पे कानून कह रहा है तो इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। सरकार से सीधे धन प्राप्त करना, उससे वितरित। अरे यार, सरकार से वो धन सीधे कहाँ से प्राप्त है, इसका सरकार से कोई संबंध ही नहीं है, गवर्नमेंट से कोई संबंध ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब होगा। स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर स्तरीय महासंघ के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पर ग्राम संघ जो स्वयं सहायता समूह आता है, सेकेंड नंबर पर ग्राम संगठन आता है और थर्ड नंबर पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है। तो ये बीच में है, यानी मीडिएटर का काम ये करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि ग्राम संगठन इकाई कई स्वयं सहायता समूहों को एक साथ लाता है और इन्हें क्लस्टर स्तर के महासंघ से जोड़ता है, जिससे वे अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने शायद देखा था ना, कि नहीं देखा था, इसको किया था, अभिसरण वाला शायद हमने किया था ना ऊपर, इसको किया था, ये 2 बार हो गया है। कोई बात नहीं, आपको पता है कि हमने देखा था कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर सरकारी योजना और केवल बुनियादी ढांचे, केवल वर्ड से काट देंगे। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका राइट जवाब होगा। देखा था या नहीं देखा था, अभिसरण शायद आए थे एक प्रश्न ऊपर। कह रहा है कि अभिसरण के माध्यम से DAY NRLM का लाभ क्या है। तो यह विभिन्न योजनाओं के साथ
संसाधनों और लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, अब आया होगा या नहीं आया होगा। तो इसमें ना पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना नहीं होता है। इसमें क्या अभिसरण का मतलब है कि हमने देखा था कि कई संगठनों को मिलाकर और जो बाहरी संगठन है उनको अपने साथ लाकर ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये केवल है और इसमें भी केवल है तो इसको कट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। यहाँ पे बात करें, कह रहे हैं कि अभिसरण यह सुनिश्चित करता है कि DAY NRLM एक अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि के साथ मिलकर काम करे ताकि ग्रामीण गरीबों को एक ही जगह से अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, तो एक ही प्रश्न था, बस उसका कंटेक्स्ट बदल गया था। ठीक है, ये प्रश्न अलग है लेकिन इसका कंटेक्स्ट बदल दिया गया था। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको बोरिंग नहीं लगी होगी। तो ठीक है, आपने आज 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लासेस में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्लासेस बोरिंग लग रही हैं तो वो भी बताइएगा और क्या क्या नई चीज़ें इसमें करनी चाहिए हमें। ठीक है, ताकि जो क्लास का जो एक अच्छा कंटेक्स्ट बन सके और जो चीज़ें क्लासेस में चल रही हैं जो या जो पढ़ाया जा रहा है आपको लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।